नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रवाह क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है EMRS का डेट आ गया है और जो लोग कहीं और बिजी थे और अब उन्हें फटाफट EMRS प्री के लिए टीयर 1 के लिए बात करें, आपको तैयारी करनी है। देखिए टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें अभी थोड़ा समय है और मेन टारगेट अभी फ़िलहाल 1 महीने के अंदर आपका ये होना चाहिए कि आपको टीयर 1 के बारे में अच्छे से पता हो और आप वहाँ से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो मैंने जो 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की है, वो एक तो पहले आपका 100% फ़ोकस आपका प्री पे होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा आपका जो सिलेबस है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा बुक, क्योंकि देखिए अगर जो लोग कहीं पे जुड़े नहीं हैं और उन्हें अपनी एक बुक चाहिए जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें और कोई ना कोई थियोरी भी वो मतलब यूट्यूब से पढ़ने के साथ साथ आपको थ्योरी भी चाहिए, क्योंकि एक आपका वास्ट सब्जेक्ट डोमेन है जो आपको पूरा क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। और साथ ही में रीजनिंग है और आपके केस स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उन सब के लिए आपको चाहिए थोड़ा टाइम। अब आइए बात करते हैं कि आपके टीजीटी और पीजीटी के पेपर 1 टीयर 1 में क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी टीयर 1 का। तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस है। अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे वो बच्चे जो अभी चाह रहे हैं कि हम जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू करें, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जनरल नॉलेज मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा। तो वो बच्चे जिनका ऑलरेडी ये सारा है मतलब सब्जेक्ट, तो वो तो इसे कवर कर सकते हैं। पर वो जो साइंस से बिलोंग करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली हम लोग उन्हीं लोगों की बात करें अपने चैनल पे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए? आप जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे आप? 6 मंथली, या आप क्या कर सकते हैं 1 मंथ का करंट अफेयर्स उठाइए और उसे पढ़ना शुरू करिए। तो ऐसे 1 मंथ जनवरी से अभी तक का कवर कर लीजिए, या 6 मंथ कवर करिए और उस हिसाब से आप जनरल अवेयरनेस को इतना ही अपना टाइम दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस पूछता कितना नंबर का है, तो ये आपका पूछता है 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन भी हैं और 10 नंबर भी है। तो 10 नंबर और 10 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयर्स में आप करंट अफेयर्स में अगर टारगेट बनाते हैं तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इसे कवर कर सकते हैं। द सेम थिंग इज देयर इन पीजीटी ऑल्सो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में देखा जाए तो आपका पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं रीजनिंग एबिलिटी आती ही आती है। तो अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा है जिसको रीजनिंग एबिलिटी के लिए अलग से मेहनत करनी है। हाँ, पर आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपसे आगे लोग निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो अपना अपना है, पर ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो ये रीजनिंग एबिलिटी को आपको ज़्यादा वेटेज दी गई है आपके जनरल अवेयरनेस के कंपेयर टू। रीजनिंग एबिलिटी को आपका 15 नंबर दिया गया है। तो रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन भी हैं और 15 नंबर का ये है भी। तो आपका ये तो पता होना चाहिए कि आपका ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का है। तो उस 2 घंटे 30 मिनट में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो इट्स बेटर कि आप उस पर फोकस करिए जो आप जल्दी जल्दी कर पाएँ, कंपेयर टू जनरल नॉलेज का ज्ञान इकट्ठा करने के बजाय ना। आईसीटी, अब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं आईसीटी बिना पढ़े निकाल लूँगा, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आईसीटी को भी आपका 15 नंबर का वेटेज दिया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आईसीटी बिना पढ़े ना जाएं। और आईसीटी से आपको जितना भी डर लगता हो, जैसे मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड के कंपेयर में, तो आपको आईसीटी अच्छा ही लगेगा अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो। इसके बाद आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इन सारे डोमेन में अगर देखा जाए, इन सारे पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड ना पढ़ के जाएं। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड आप अलग अलग अपने एग्जाम्स में बीएड लोग किए ही हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो लोग पढ़े ही हैं। तो वहाँ पे अगर बीएड आप हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप में आपको बहुत अच्छा कर, और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो ये पूछा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपसे पूछी गई है। यहाँ से आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। वही है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, उसके निकालने की ज़्यादा प्रपोर्शन या प्रोबेबिलिटी है। कमिंग टू डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज में देखिए 2 चीज़ है।
एक आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पीडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगेन आपने बीएड में अपना पीडागोजी पढ़ा है और पीडागोजी का 20 नंबर है और एनईपी 2020 से आपका 10 नंबर है। समहाउ आप यूजीसी नेट का अगर एग्ज़ाम कोई दिया है तो उसे पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ भी आता है, एनईपी 2020 का वहाँ पे भी पार्ट है। तो गवर्नमेंट एनईपी 2020 है तो अब हर एक एग्ज़ाम में ही रख रही है। तो आपका एनईपी 2020 10 नंबर का है। तो अच्छा, ये मत पूछिएगा कि एनईपी 2020 में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ के जाएँ। देखिए एनईपी 2020 में आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा भी नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हों तो उसको भी अलग से देख लीजिएगा। और पीडागोजी तो भाई देखिए, आप टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीडागोजी तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो ये रह गया। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे बहुत अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी बुक इंग्लिश मीडियम की देखिए मिल नहीं रही है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक है, और भी हम आगे बुक्स की बात करेंगे। तो उन लोग को मैं कहूँगी कि एजुकेटर से आप जितना से ज़्यादा थियरी और कहीं से जो भी अपना प्रैक्टिस पेपर लाना चाहे वहाँ से लेके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अब देखिए लास्ट मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो बेस्ट मेथड है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ए, बी और सी, और ये आपका पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 30 में से यहाँ पे आपको ये 30 नंबर का आपका पूछेगा, और यहाँ पे आपको इन तीनों ही पार्ट में, अब आपने रीजनल या आइदर हिंदी चुना है या इंग्लिश चुना है या रीजनल अपना कोई लैंग्वेज चुना है, तो 30 में से आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आप 12 नंबर पाएँ, ठीक है। मतलब 4-4 नंबर पहले था कि तीनों में पाना था, पर अभी ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको 12 नंबर पाना ही पाना है। लेकिन क्वेश्चन तो वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना कि आपको तीनों ही पढ़ना होगा। तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे पूछा जाए तो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपका अच्छा ही जाएगा अगर आपने हिंदी लिया है, और इंग्लिश में आपको थोड़ा वर्क तो देखिए करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ से PYQs उठाइए और देखिए। नाउ कमिंग टू PGT, यहाँ पे सारी चीज़ें वही की वही हैं, बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपका जो डोमेन नॉलेज है वहाँ पे आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कम होते हैं TGT के कंपेयर टू, एवरीथिंग इज सेम, ओके, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो रीजनल लैंग्वेज वाला पार्ट है वो आपका PGT में नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। नाउ कमिंग टू कि आपको जनरली पढ़ के मेन टॉपिक जाना कौन सा है, तो रीजनिंग एबिलिटी हर एग्जाम में आ रहा है, और आपका जनरल नॉलेज, इसका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज का करंट अफेयर पढ़िए। इसके बाद ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी आपको एक देना है, इसकी भी तैयारी की रही, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो ये सारा आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज पे खासकर ध्यान दे के जाना है, और 30 में से 12 नंबर पाना कोई इतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग है तो वो याद रखनी है। उसके बाद वेन डायग्राम्स एंड एट्सेट्रा हर एग्ज़ाम में आता है, जो लोग दे रहे हैं कंपटीशन उन्हें पता है। अब देखिए दे रहे हैं सारे लोग, आएगा वही नॉर्मल चीज़, अब डिपेंड करता है जिसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स अच्छा है तो वो GA वाला 10 नंबर ले जाएगा। एट द सेम टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले और अपने सब्जेक्ट में माहिर होने वाले जो हैं वो पीडागोजी और केस स्टडी वाले में जो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। साइंस का है तो साइंस के जो 6 to 12 वाला आपका पार्ट है उसमें अगर आप जितने अच्छे हैं, तो अगर आपका जनरल नॉलेज नहीं अच्छा है तो आप यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और इससे का मतलब अपना काम कर लेंगे, और पीडागोजी से, ठीक है। तो फोकस करिए कि आप किस में अभी क्या कर सकते हैं। और साइंस वालों की बात करें तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड और पीडागोजी में भी अपना काम करिए, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी आगे जाके पढ़ना है। तो ये मुझे लगता है मेन हमें ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोई एज सच ये टेक्स्ट नहीं रह गया, सॉरी फॉर दिस, ओके, इग्नोर करिए इसको। तो ये देखिए ये जो बुक्स मैंने ली है, पहली बात है स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मुझे किसी ने बोला नहीं कि मैं ये बुक्स आपको बेचूं, और
मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी कि कौन से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कौन सी बुक्स अपने ज़रूरत को समझने के लिए कि क्या है EMRS, क्या है और पेपर में क्या पूछता है, कैसे पूछता है। एक नहीं होता कि आप कितना भी एजुकेटर से पढ़ लें, अपने हाथ में कुछ होता है तो मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है, समझ भी ज़्यादा आता है। तो एक ही मुझे EMRS की एग्ज़ाम बूस्टर मिली है, रोहित वैदवान कोई टीचर है उनका, और एक आर गुप्ता की। तो आर गुप्ता की तो UGC नेट की बुक थोड़ी फेमस है, जिसमें PYQs अच्छे से सॉल्व किए हैं, तो उसका मुझे वो पता है। अब इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी बुक है जो उन्होंने ख़रीदी है, वो मुझे बता सकते हैं, जो बाकी बच्चों से भी मदद, बाकी बच्चों को भी मदद मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम मैंने जो रिव्यूज़ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पे देखे, उससे मुझे लगा कि आर गुप्ता की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू ये जो इन टीचर की बुक है। तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको ये बुक लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर अगर कोई आर गुप्ता की बुक या और कोई इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल है, देखिए यूथ पब्लिकेशन की बुक भी है, वो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से उसने सब चीज़ क्लियर किया है। बट द थिंग इज़ उसमें हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होगी हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ने में। तो इट्स बेटर कि आप वो ऑप्ट करें जो आपको समझ में आए, और जो लगता है 1 महीने के लिए इनमें से आइदर ऑफ द बुक आपको लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हों या कोई सजेशंस हों जो बाकी बच्चों को भी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।